आप म्यूट पे हैं सर। सर आप म्यूट पे हो सर। अब आ रही है आवाज? यस सर, यू आर यस ऑडिबल सर। नाउ। हम्म। सर सो फर्स्टली हम चाहेंगे सर कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे हेल्थ पार्टनर्स को, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा करें कि किस तरह के केसेस अभी तक आपने देखे हैं, और कोई जैसे आज का हमारा जैसे जो टॉपिक भी है सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, हम्म। तो उस टाइप के जो केसेस हमने देखे हैं या हमने ट्रीट किए हैं, उसके ऊपर थोड़ा हमारे हेल्थ पार्टनर्स को प्रकाश डालिए कि वो किस तरह के मरीजों को भी दिखा सकते हैं और ट्रीटेबल है वो हमारे टेलीमेडिसिन के थ्रू। थैंक यू। थैंक यू जियो टीम, मुझे आज वेबिनार के लिए इनवाइट करने के लिए। मैं डॉक्टर संदीप गर्ग, मैंने एमडी मेरी पीबीएम बीकानेर से करी थी, और अभी मुझे आज 11 ईयर हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। और जो बेसिकली हमारे फील्ड में जो सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा पेशेंट, जैसे हम एक बात करते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, कि जो साइकेट्री ब्रांच होती है, वो साइकेट्री ब्रांच में सिर्फ दिमागी तौर पे, जो मान लो जिसको अपनी आम भाषा में लोग कह देते हैं कि भी पागल के डॉक्टर हैं या पागल पेशेंट हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, इसी चीज के पेशेंट्स होते हैं। और आज जो हम अपना फोकस रखेंगे, वो जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से जियो में जो ज्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास, क्योंकि जो पेरिफेरी होती है, पेरिफेरी के अंदर जो डिसोसिएट कन्वर्जन डिसऑर्डर एक होता है, जिसके अंदर एकदम से दांत बंद हो जाते हैं, बेहोशी आने लग जाती है, एबनॉर्मल मूवमेंट आने लग जाती हैं। और ज्यादातर ये फीमेल पेशेंट में, जो लो एजुकेटेड फैमिलीज हैं, उनमें ये चीज होती है। तो उनके लिए बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। अगर ये पेशेंट्स उस टाइम कहीं पे भी सिटी के अंदर दूर कहीं जाते हैं, तो उनका अगर ट्रेवलिंग का आप कॉस्ट ले लो, या डॉक्टर का, या इन्वेस्टिगेशन का, तो क्योंकि जो ये डिसोसिएट डिसऑर्डर है, ये जल्दी से पहचान में नहीं आते, तो पहले वो फिजिशियन के पास जाएगा, फिर कभी न्यूरो के पास जाएगा। अगर वो कार्डियक सिम्टम लेके आया है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो ईसीजी होगी, इको होगी, कई बार एंजियो तक करवा लेते हैं। तो ये कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से अगर वो पेशेंट इन दिनों में जो मैं देख रहा हूँ, उनका बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो और भी केसेस हैं, वो अपने बाद में बात करेंगे। अभी जो अपने फोकस रखते हैं वो आज के टॉपिक पे रखते हैं बेसिकली। आज जो अपना टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी एंड सुसाइडल थॉट्स। तो जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, थॉट, ये तीनों चीज आपस में जुड़ी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस इनमें होता है। चलती लाइफ के अंदर मन उदास होना, काम में मन नहीं करना, ये हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जो अवसाद, जो डिप्रेशन हम कहते हैं, ये कोई एक सिम्टम नहीं है कि आज मैंने बोल दिया यार आज मेरा मन उदास है तो वो अपने डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन बेसिकली ग्रुप है, जो सिम्टम है उनका ग्रुप है। और डिप्रेशन से कोई एक पेशेंट या एक इंसान प्रभावित नहीं होता। डिप्रेशन से पेशेंट तो प्रभावित होता ही होता है, उसके साथ साथ जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, या अगर वो जॉब करता है, तो जो उसकी सराउंडिंग है वहां जॉब की, वो सब एरियाज प्रभावित होते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पूरे एरियाज प्रभावित होते हैं। तो जब ये सोशल, फैमिलियल और ऑक्यूपेशनल, जब ये इम्पेयरमेंट होने लग जाता है, तभी हम कहते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन है। ऐसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन किसी को लॉस हो गया, कोई बीमारी की खबर सुन ली, किसी का रिजल्ट खराब आ गया, 2, 4, 5 दिन में अगर किसी का मन खराब हो गया, उदासी आ गई, तो वो केवल एक इमोशन होती है। सैडनेस की एक इमोशन होती है, उसको हम डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। और ना ही हमें करना चाहिए कि आजकल तो यार मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन क्या है? सिम्टम्स का समूह है, एक ग्रुप है। अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं? वो सिम्टम्स, सबसे पहले तो कॉमन सिम्टम तो अपने स्टार्ट करते हैं सैड मूड से। कि पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले आके यही बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा मन उदास है। मन उदास है, ठीक है, ये बात एक होगी, मन उदास है। अब वो मन उदास के साथ साथ और क्या है? हो सकता है कि उसको 4 दिन से बुखार आ रहा हो, इसलिए उसका मन उदास हो। तो मन उदास है, उसके साथ अगर ये सिम्टम है
जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 सिम्टम, तो अब हम कहते हैं कि डिप्रेशन डायग्नोज करना है आपको। सैड मूड के साथ डिस्टर्ब स्लीप, मैंने बोला डिस्टर्ब स्लीप, स्लीप पैटर्न ज्यादा भी हो सकता है, या पेशेंट ये भी कह सकते हैं कि आजकल मेरा सोने सोने बढ़ भी सकती है और स्लीप कम भी हो सकती है, दोनों सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा एपिटाइट, भूख, कि मुझे कुछ टाइम से डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, या तो भूख बढ़ गई या फिर खाए जा रहा है वो, क्योंकि वो इमोशंस को दबाने के लिए खाया जा रहा है, मीठा खाया जा रहा है, नमकीन खाया जा रहा है। तो एपिटाइट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ज्यादातर अपने पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें डिक्रीज होती है ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट अपने को आके ऐसे बोल दे कि आजकल तो पिछले कुछ टाइम से 20 दिन से मेरा सोने सोने का मन कर रहा है और मैं खूब खा रहा हूं, तो उसको डिप्रेशन नहीं डायग्नोज कर सकते। वो भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो अपनी मुख्य धारा से अलग हो गया है। तीसरा सिम्टम होता है डिक्रीज इंटरेस्ट इन वर्क, उसका जो मन होता है वो कामकाज में कम लगने लग जाता है। डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज उसे पहले आनंद देती थी, चाहे वो टीवी देखना था, चाहे वो खाने का आनंद आता था, चाहे सुबह वो रेडी होने का आनंद आता था, अच्छे कपड़े पहनने का आनंद आता था, फ्रेंड्स से बात करने का मन करता था, उसमें आनंद आता था। तो जितनी जाता है, तो हम ये चलते फिरते क्वेश्चन करते हैं कि आपको पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है क्या कि जो भी आपको हर पहले चीज अच्छी लगती थी आजकल वो चीजें अच्छी नहीं लगती, चाहे उसको अपने कह दें बातें करना अच्छा लगता था, बच्चों का शोर शराबा अच्छा लगता था, और आजकल उसको लगता है कि मेरे पास कोई बात ना करे, शोर शराबा ना करे। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। इसके साथ साथ देखो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम चल रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एंजाइटी बिल्कुल अलग चीज रहेगी। डिप्रेशन में अपने बोला है सैड मूड, डिक्रीज या इंक्रीज स्लीप, डिक्रीज एपिटाइट या इंक्रीज एपिटाइट, डिक्रीज इंटरेस्ट इन वर्क, डिक्रीज इंटरेस्ट इन ऑल प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटीज, ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं। अब इसके साथ हमने ये पूछना होता है कि इसका कॉज क्या है। कई बार तो फैमिलीज में क्या है, जेनेटिक कॉज होता है कि उनकी फैमिलीज में चला ही आ रहा है, जैसे उनके फादर को, उनकी बुआ को, चाचा को, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले जो होते हैं, उनमें अगर हिस्ट्री होती है तो चांसेस होते हैं कि उनमें भी आगे डिप्रेशन होने के चांस होते हैं। तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो होता है एनवायरमेंट। अब एक आदमी के चारों तरफ खुशी का ही एनवायरमेंट है, सुबह उठता है, अपनी अच्छी फैमिली है, अच्छा काम दाम है, तो फिर वो चांस बहुत कम होते हैं, चाहे जेनेटिक उसका जितना भी चांसेस है स्ट्रांग है, चाहे उसके फादर को रहा है, किसी को भी रहा है। लेकिन आज अगर उसके पास अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट आता है, क्योंकि आजकल क्या है, गूगल का टाइम है, हर कोई गूगल सर्च करता है और सबसे पहले यही आता है कि किसी भी पेशेंट को ये पता होता है कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली में चला आ रहा है, तो कहीं ये मेरे को ना हो जाए। तो आप उनको निश्चिंत कीजिए कि जेनेटिक का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप में होने की संभावना दूसरी जनता की अपेक्षा ज्यादा है। ये नहीं है कि आपके अंदर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, एक अच्छा आसपास का जो एनवायरनमेंट है फ्रेंडली रखते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। तो एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा रोल इसके अंदर रहता है। तो सबसे पहले हमें उनका काउंसलिंग भी यही करनी होती है कि आसपास के लोग उसकी सिचुएशन को पहचाने, उसका साथ दें, उससे बात करें। बात जितनी करेंगे उतनी उसकी इमोशंस का वेंटिलेशन होगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगी। हमारे ये कहने से कि आपको भगवान ने क्या कमी दी है, सब कुछ तो आपके पास है, अच्छी फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, फिर तेरा मन क्यों उदास है? नहीं, मेंटल हेल्थ इस चीज को देख के नहीं आती कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो आ सकता है, मन किसी का भी उदास हो सकता है, पर उसको समझना जरूरी है, माइंड को वेंटिलेट करना जरूरी है। तो आप 10 मिनट भी बैठ के अपने बात करेंगे, सिर्फ इस बात को नहीं कि नहीं यार तेरे को ये चीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। उसकी भावनाओं को सुने कि मन खराब है तो मन में क्या तेरे विचार आ रहा है, उसको वेंटिलेट कीजिए। कोई एबनॉर्मल अनवांटेड थॉट आ रहा है तो हम उसको क्या करें, सुधारें, उसको सुधारें, उसकी काउंसलिंग करें, और फिर अपने मेडिसिनल हेल्प तो अपनी है ही है। क्योंकि ज्यादातर ट्रीटमेंट तो जो केसेस होते हैं इसके डिप्रेशन के, वो माइल्ड होते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं, माइल्ड,
मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड तो मतलब थोड़ा बहुत, किसी के भी आया 2 महीने 3 महीने का पीरियड आया, थोड़ा बहुत मन उदास हुआ, थोड़ा हम काउंसलिंग करी, थोड़ा हेल्दी डाइट करी, थोड़ा हमने मेडिसिन दी, तो वो ठीक हो जाता है। तो एक ये अवधारणा हमारी सोसाइटी में कि साइकेट्रिक मेडिसिन या मेंटल हेल्थ की मेडिसिन बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, ये दवाइयां नशे की होती हैं, ये कभी बंद नहीं होती, तो ये अवधारणा भी गलत है। क्योंकि ज्यादातर केस माइल्ड होते हैं, जो थोड़े टाइम के ट्रीटमेंट के बाद मेडिसिन बंद हो जाती हैं, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। ये जो मेडिसिन होती हैं अपने कहते हैं काफी लंबे टाइम तक चलती हैं, वो उन केसेस में होता है जहां पे उसका एपिसोड जो सीवियर होता है। सीवियर एपिसोड में बहुत सारे कॉज होते हैं कि एक तो फैमिली हिस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरा उसका एनवायरनमेंट बहुत एबनॉर्मल चल रहा है, तीसरा कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज अब्यूज ले रहा है, वो कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई निकोटीन ले रहा है, कोई डोडा पोस्त वगैरह साथ में चल रहा है, तो जो मल्टीपल फैक्टर हो जाते हैं और वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। अब अपने चलते हैं प्री डिस्पोजिशन जिसको बोलते हैं कि किस में ज्यादा चांस होते हैं, मेल में फीमेल में। तो फीमेल में हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि फीमेल के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और पाए भी जाते हैं। उसका कॉज भी होता है, क्योंकि एक तो हार्मोनल होता है, और दूसरा मेल जितने भी हैं वो बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हमारी जो समाज है आज भी पुरुष प्रधान समाज हमारा है, जिसके अंदर लेडीज इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपनी इमोशंस को इतना शेयर नहीं कर पाती। तो जब वो टाइम आता है, फीलिंग दबते 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 दब जाती है, तो फिर एकदम से वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में अपने को हमारे पेशेंट सामने आते हैं। तो ज्यादातर ये केसेस फीमेल्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन ज्यादातर ये सेफ होती हैं। नींद वगैरह की मेडिसिन तो हमें तभी देनी चाहिए अगर नींद का पैटर्न डिस्टर्ब है, अदरवाइज ये मेडिसिन सेफ होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है या जो कमी पाई जाती है वो होती है कि प्री मेच्योर जो ट्रीटमेंट इसका बंद कर देते हैं अपने पेशेंट्स ने। 10 दिन 15 दिन दवाई ली, उसका थोड़ा मन ठीक हुआ, नींद अच्छी आने लगी, और वो सोचता है कि इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी और मेडिसिन बंद हो जाती है। तो एक तो जब भी अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ये काउंसलिंग जरूर करनी है कि ये ट्रीटमेंट अपना पूरा करें, कंप्लीट करें। अगर वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं तो देखा गया है कि जो पहला एपिसोड है वो 4-5 महीने के ट्रीटमेंट, लेकिन अगर वो बीच में ट्रीटमेंट बंद कर देते तो फिर एक तो ड्रग का रेजिस्टेंस हो जाता है, बार बार वो मेडिसिन काम भी नहीं करती, और जो एपिसोड्स होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। बार बार मेडिसिन जितनी बार एपिसोड्स आएंगे, एपिसोड की गंभीरता भी बढ़ती जाएगी और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस भी होता जाता है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हम उसका कोर्स पूरा करवाएं ड्यूटी से, फैमिली मेंबर को ये हिस्ट्री दें कि भी अच्छे से आपको ट्रीटमेंट लेना है और उसको कंप्लीट करना है। अगर आप 15 दिन या 20 दिन के बाद अच्छा महसूस करने लगो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो गए, आप विद मेडिसिन ठीक हो। क्योंकि इसके अंदर भी केमिकल का रोल प्ले होता है, सीरोटोनिन, नोर एड्रेनालिन, डोपामिन, ये तो आप सब लोग जानते हो कि आजकल इनका रोल होता है। तो साथ साथ हम जैसे टेपर करते हैं दवाई, तो साथ साथ वो सीरोटोनिन बॉडी अपने आप बनाने लग जाती है धीरे धीरे। तो वो पेशेंट को बार बार मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन मल्टीपल एपिसोड आ सकते हैं इसके, ये भी सच है, क्योंकि ये एपिसोडिक बीमारी है। एपिसोड कभी भी आ सकते हैं, मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन अपने को कोर्स इस मेडिसिन का पूरा करना होता है। अब हम कुछ बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी थोड़ा सा हटके होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना होता है कि कब अपने सोचें कि इसको एंजाइटी है, कब हम वर्ड बोलें कि इसको डिप्रेशन है। जब हमारे पास पेशेंट आया और सबसे पहले आके वो बोलता है डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट है और मुझे ये लग रहा है कुछ हो ना जाए, तो जब ये थॉट के साथ वो आता है कि एप्रीहेंशन ऑफ वर्स्ट, कि कुछ बुरा ना हो जाए, जिसमें सच्चाई नहीं है, वो एक काल्पनिक बात होती है। अपने कहते हैं पेशेंट को चिंता रहती है। एक तो वो नॉर्मल चिंता रहती है कि बच्चे का कल एग्जाम है तो मुझे चिंता है, ये एंजाइटी नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, ये होना बनता है। लेकिन डिसऑर्डर कब बन जाता है? एंजाइटी डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब वो एंजाइटी या चिंता या परेशानी जो होती है वो उसका कोई आधार नहीं होता। अब आसमान के अंदर बादल नहीं है और मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई ओले पड़ेंगे और फसल सारी खराब हो जाएगी, तो ये जो थॉट है ये मेरा एंजाइटी वाला सिम्टम है। एग्जाम अभी आए नहीं है, एग्जाम 1 साल के बाद है, और मैं कहता हूँ अरे एग्जाम कैसे होंगे, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही, तब हम कहते हैं कि ये एंजाइटी है। तो जब ये चिंता, ये परेशानी आपकी दैनिक दिनचर्या के डिस्टर्ब करने लग जाती है, तब हम कहते हैं कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हम बोल देते हैं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिप्रेशन से अलग होता है।
एंजाइटी के अंदर अगर वो एकदम से उसका एक्यूट एपिसोड आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं पैनिक अटैक। जैसे कि वो फिजिकल सिम्टम के रूप में आता है कि ज्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो कार्डियक पेन लेके आते हैं कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरी पल्स रेट ज्यादा हो रही है, मेरा मुंह सूख रहा है। ये टिपिकल सिम्टम जो मैं बता रहा हूँ, मुंह सूखना, चेस्ट में पेन होना, पल्स का ज्यादा चलना, सांस का तेज चलना, या चक्कर जैसा महसूस होना कि मैं गिरूंगा, या कई बार हम ये कह देते हैं कि गट अपसेट हो जाती है कि आपके पास इंटेस्टाइन को लेके या गट को लेके भी सिम्टम आते हैं कि भी पेट में अपसेट रहता है। तो ये देखा गया है आज गैस्ट्रो के पास भी कि 40 to 50% जो पेशेंट्स होते हैं गट गट एपिसोड के, वो एंजाइटी की वजह से होते हैं। क्योंकि अगर गट एपिसोड कार्डिक जैसे आएंगे या गट वाले, तो एंजाइटी हमें उस टाइम हमें एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज करना है। आप ये देखोगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट्स होता है आपको हमेशा थोड़ा जल्दी में दिखाई देगा। डिप्रेशन वाला पेशेंट आपके सामने आके बैठेगा, वो बड़ा शांत आके बैठेगा, वो या तो 2 बार या 3 बार बुलाने के बाद बोलेगा कि बोलने का डॉक्टर साहब मन ही नहीं कर रहा। एंजाइटी वाला पेशेंट आपके बोलने से पहले ही 10 बार बोलेगा, डॉक्टर साहब बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा। वो जल्दबाजी में होएगा, तेज तेज बोलेगा। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है कि उसमें मुख्य रूप से जो सिम्टम होते हैं वो एंजाइटी के होते हैं। और कई बार ये मिक्स एपिसोड होता है, जो मैं ज्यादातर डायग्नोज भी करता हूँ कि मिक्स एंजाइटी डिप्रेसिव एपिसोड, MADD जिसको मैं डायग्नोज करता हूँ। पांड्या जी को बहुत बार देखा है, पांड्या जी ने भी। तो जो हमारी ज्यादातर सोसाइटी में टिपिकल डिप्रेशन टिपिकल एंजाइटी वाले जैसे मान लो कम आते हैं, 40 से 50% पेशेंट ये मिक्स एपिसोड वाला अपना आ जाता है। क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ही उसमें एंजाइटी बढ़ जाती है कि पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, कहीं हार्ट की बीमारी तो नहीं होगी है, कहीं पेट की बीमारी तो नहीं होगी है मुझे, तो एंजाइटी के सिम्टम्स ही आते हैं। अब एक एंजाइटी से रिलेटेड ही बीमारी होती है जो अपना आज का तीसरा टॉपिक है, वो होता है OCD। वो भी इससे जुड़ी हुई है, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही डायग्नोज किया जाता है उसको। एंजाइटी के अंदर फोबिया आता है, एंजाइटी के अंदर OCD आता है, एंजाइटी के अंदर ही पैनिक डिसऑर्डर आता है। तो एंजाइटी के अंदर OCD जो आता है वो क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस एंजाइटी के अंदर पेशेंट खुद ही परेशान रहता है, लेकिन परेशानी किससे होती है, वो थॉट से होती है। वो जो थॉट होते हैं वो अनवांटेड होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। अगर आप लोगों ने OCD के पेशेंट देखे हों तो आपको पता होगा कि वो पेशेंट्स आपके पास आता है कि मेरे को बार बार हाथ धोने के विचार आ रहे हैं। पेशेंट घर वाले कहते हैं कि पेशेंट बार बार हाथ धोता है, बार बार ताला चेक करता है, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखता है, बाथरूम के अंदर नहाने में 2-2 घंटे लगा देता है, एक बार बाथरूम में घुसता है नहाने में 2-2 घंटे लगा देता है। तो ये क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। या गिनता ही रहता है, एक बार नोट गिन लिए तो बार बार उसको गिनता ही रहता है। सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तब भी गिनता रहता है कि कितनी बार है। या एक ही काम को एक ही कपड़ा पहनना है कि अगर ये कपड़ा पहन लिया तो बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये जुड़े हुए होते हैं उस चीज से। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव के अंदर जो कंपल्शन होता है, विचारों को तो ऑब्सेशंस बोल दिया कि वो जो विचार हैं वो अनवांटेड होते हैं, रिपीटेटिव बार बार आते हैं। लेकिन जब उन विचारों को शांत करने के लिए उस आदमी को जो काम करना पड़ता है उसको हम कंपल्शन बोल देते हैं। जैसे कि उसके मन में विचार आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, एक बार धो लिए, उसके मन में फिर विचार आया कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो जो बार बार हाथ धोना ये कंपल्शन हो गया, और ये बार बार विचार आना कि मेरे हाथ गंदे हैं ये ऑब्सेशन हो गया। तो उसको हाथ धो के थोड़ी देर के लिए एंजाइटी रिलीफ मिलता है उसको। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 1 या 2 बार तो हम भी ताला चेक करते हैं, 1 या 2 बार तो हो सकता है हमें भी डाउट आता है कि यार कहीं गाड़ी के लॉक लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तब हम ये बोल देते हैं कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है इसके अंदर जो एज होती है स्टार्ट होने की, ज्यादातर ये देखी गई है कि इसका बाई मॉडल बोल देते हैं हम लोग कि एक तो इसका ग्रुप होता है जो 20 से लेके 30-35 साल की एज के अंदर ये इसका स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्ट हमेशा इंसिडियस होता है। इंसिडियस का मतलब धीरे धीरे, ये नहीं कि आज मैं नॉर्मल हूं जैसे बुखार आ गया और कल मेरे को OCD हो गया है ना, आना चाहिए कि ऐसा उसके अंदर लाइफ के अंदर उसके रहा हुआ है कि वो धीरे धीरे हो गया।
जैसे ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, अगर उनकी आप हिस्ट्री लोगे तो देखा जाएगा कि उनके जो घर का एनवायरनमेंट था, उनकी जो फैमिली हिस्ट्री अगर लेते हैं, वो बड़ा स्ट्रिक्ट रहा हुआ है। अगर हम खुद पे भी लागू करें तो हमें आप लोगों को भी खुद पे भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि इस तरीके की बीमारियां ना बढ़े। क्योंकि कोरोना के आने के बाद ये देखा गया है ओसीडी के पेशेंट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमारा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हमारा नेबर, चारों तरफ हम यही बात करते थे, भैया बार बार घर से आने से पहले हाथ धो लो भाई, कहीं कोरोना ना हो जाए, पैर धो के आओ कहीं कोरोना ना हो जाए। वो बार बार रिपीटेशन से ये थॉट इतने डेवलप हो गए कि अगर जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री थोड़ी बहुत थी, उनमें ये ओसीडी डेवलप हो गया। तो अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें स्ट्रिक्टनेस रहती है बार बार बच्चों को कि टेबल पे बैठ के तेरे को पढ़ना है, घर से बाहर जाएगा तो बाथरूम करके जाना, ये नहीं कि वहां पे जाके बाथरूम कर ले। तो जो ये स्ट्रिक्टनेस होती है तो बच्चा कंफ्लिक्ट में आ जाता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। ये आगे जाके जो बीमारी बनती है वो ओसीडी में डेवलप हो जाती है। तो ध्यान तो रखो, लेकिन ये नहीं, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए लाइफ के अंदर कि कपड़ा बिल्कुल ऐसे ही पहनना है, रूम बिल्कुल सेट होना चाहिए। ऐसे टारगेट कभी बच्चों के लिए आगे नहीं बनाने, ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो ओसीडी में डेवलप हो जाए। तो हमें एनवायरनमेंट थोड़ा सा लूज छोड़ो ताकि विचार उसके वेंटिलेट होते रहें। ऐसा नहीं है कि उसको बांध दो किन्हीं विचारों के साथ। ओसीडी के पेशेंट में जितना जल्दी डायग्नोज होता है उसमें ट्रीटमेंट भी जल्दी होता है। इसके अंदर काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पेशेंट्स को ये तो पता होता है कि ये मेरे विचार अनवांटेड हैं, ये विचार मेरे खुद के हैं, लेकिन ये इन विचारों का मेरे पे कंट्रोल नहीं है, ये विचार मेरे बार बार आते हैं, लेकिन उन विचारों को वो रोक नहीं पाता। तो काउंसलिंग सेशन से हम उनके विचारों को कंट्रोल करते हैं कि उन अनवांटेड विचार की जगह, उन थॉट्स की जगह हम पॉजिटिव थॉट्स जो उन विचारों को कम करें, उनको कैसे डाल सकते हैं। और वो धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस से होता है। धीरे धीरे जब उन अनवांटेड की जगह अच्छे विचार डोमिनेंट हो जाते हैं तो वो विचार आने कम हो जाते हैं। और कुछ मेडिसिन का इसके अंदर रोल होता है। अगर मेडिसिन अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, लंबे टाइम तक चलती है, तो ये बीमारी जो होती है वो ठीक भी हो जाती है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा आप अपने न्यूज़पेपर जब उठाते हैं, जब फ्रंट पेज हम लोग उठाते हैं, तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले ये होता है कि लोग नहर में कूद गए, ट्रेन के नीचे आ गया, फांसी से लटक गया। सुसाइडल जो थॉट्स होते हैं, या सुसाइड बहुत कॉमन है। या स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं न्यूज में कि भी बच्चा प्रेशर में आ गया और उसने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया। तो ये जो सुसाइड होता है, ये सुसाइड क्यों होता है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि जो भी इंसान सुसाइड करता है, अब ये चीज तो क्लियर है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे जब डिप्रेशन बढ़ जाता है उसका, ज्यादातर 80% 90% में जब डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है तो वो ऐसा स्टेप उठाता है। एक्सट्रीम लेवल का मतलब जब किसी इंसान को लगता है, ये तीन जो सिम्टम, जो तीन वर्ड मैं बोल रहा हूं उनको सुनना। होपलेसनेस, होपलेसनेस कि मैं, मेरे ठीक होने की अब कोई आशा नहीं है। होपलेस, होपलेसनेस। हेल्पलेसनेस कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वर्थलेसनेस, वर्थ मतलब अब मेरे जीने का कोई महत्व नहीं है, औचित्य नहीं है, या कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, जब ये तीन सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो उनके अंदर सुसाइडल आइडिएशन डेवलप हो जाते हैं। स्टूडेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉज होता है वो होता है सोशल प्रेशर, पेरेंटिंग, पेरेंट्स का प्रेशर, क्लीग का प्रेशर, वहां पर कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इससे मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी फैमिली की बदनामी हो जाएगी। तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो होपलेसनेस, अगर आपके पास पेशेंट्स आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आजकल तो जीने का मन ही नहीं करता, मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा। ये दो शब्द, होपलेसनेस, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, वर्थलेसनेस, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आइडिएशन चल रहा है। तो हमें उस चीज को देखना है। फैमिली मेंबर को ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल ये कुछ आइडियल बातें करने लग गया है, कुछ फैमिली से कटा कटा रहता है, या ज्यादा ही खुश रहने लग गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये चीज देखनी है
कि उससे पहले कहीं ऐसी बातें कर रहा है जो अब नॉर्मल पहले कभी नहीं करता था, लोगों से मिल रहा है कि भाई अब मैं सबसे मिल लेता हूं। तो ये कुछ हाव भाव होते हैं जो दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ सुसाइडल आइडिएशन इंसान में चल रहे हैं। जो कम कॉज होता है सुसाइड का, जो जो हमारी आजकल पर्सनैलिटी की वजह से होता है, वो होता है इम्पल्सिव, गुस्सा जो आना, जो पल भर के लिए होता है। दो भाइयों के अंदर लड़ाई होगी, आसपास लड़ाई होगी फैमिली के अंदर, और वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया कि लो मैं अपने आप को खत्म करके दिखाता हूं, मैं अगर आपको तंग कर रहा हूं तो वो इम्पल्सिव होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी गुस्सा इम्पल्स तक ना जाए और उस चीज को हम वहीं शांत करें। तो इम्पल्सिव और डिप्रेसिव, ये दो कॉज कॉमनली होते हैं सुसाइडल बिहेवियर के। अब ये सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और सुसाइडल थॉट्स के बारे में अपने बात करी। अब एक ओवरऑल अपने जो मेंटल हेल्थ के बारे में, जो अपने टेलीमेडिसिन की बात कर रहे थे कि टेलीमेडिसिन से कितना फर्क पड़ता है, तो टेलीमेडिसिन का सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेंटल हेल्थ के बारे में पहले लोग बात नहीं करते थे, आज अभी भी अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पेरिफेरी तक तो नहीं पहुंच पाए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फिर भी थोड़ा होने लगे हैं, लेकिन पेरिफेरी तक तो पॉसिबल ही नहीं है जहां तक फिजिशियन वगैरह पहुंच गए कि साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी पहुंची हो। लेकिन टेलीमेडिसिन की वजह से, जियो की वजह से ये हो पा रहा है कि आप वहां पर कैंप करते हैं, वहां पर लोग आते हैं, एचपी है तो वो लोगों को से मिलता है, क्योंकि वो बेटर लोगों से जुड़ा हुआ है, स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ है, तो बेटर पहचान पाता है। तो वो एक, जो फैमिली ने खुद डिसाइड करना कि ये मेंटल डिसऑर्डर है या ये सिंपल अदर फिजिकल डिसऑर्डर है, तो एचपी अच्छे से पहचान पाता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। वो साइकेट्रिस्ट तक जहां पे हमारी पहुंच नहीं हो पाती, हम वहां पर भी पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको या डिप्रेशन, या जैसे 15 साल 17 साल के बच्चे हैं, उनमें भी ये सिम्टम हो सकते हैं कि बेहोशी आ गई, और वो साइकेट्रिक एलिमेंट्स की वजह से हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो हेल्थ पार्टनर को पता है और वो साइकेट्रिस्ट को दिखा पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान जियो मेडिसिन का है, जियो हेल्थ का है, कि वो पेशेंट्स का अर्ली ट्रीटमेंट होता है। और जो बेवजह वो मेडिसिन खाते हैं, चाहे वो सीजर की खाते हैं, ज्यादातर जो केसेस होते हैं जो मैंने देखे हैं कि ज्यादातर पेशेंट, जो बच्चियां गांव में बेहोश हो जाती हैं, लड़कियों में ज्यादातर होता है, और वो डिसोसिएट का या कोई और बीमारी का, वो एक सिंपल सी घबराहट और डिसोसिएशन होता है। थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। अदरवाइज उनका कॉस्ट, उनका ट्रेवलिंग, उनकी पढ़ाई, उनका टाइम, बहुत सारा कुछ वेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो इमरजेंसीज हमारी नहीं होती, लेकिन पेशेंट के हिसाब से वो इमरजेंसी होती है, और एचपी के पास आया और उन्होंने हाथों हाथ उनको सही कर दिया। जैसे मान लो कार्डियक पेन लेके आया वो फोबिक वाला पेशेंट्स, और पता चला कि ईसीजी नॉर्मल है, ईसीजी चला गया कार्डियो के पास, अब नॉर्मल आ गया कार्डियक के पास। अब क्या करें? पेशेंट्स के लिए तो अभी भी है वो बहुत बड़ी बात कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको सांस में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल आ गया। तो टेलीमेडिसिन की वजह से आज वो पेशेंट वहीं पे ट्रीट हो जाता है, वहीं पे एक या दो मेडिसिन देने से ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत पीपल्स के लिए बेनिफिशियल्स है, डॉक्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल्स है। अब इन ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर इनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट एंटी डिप्रेसेंट ही हमारा होता है, चाहे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनका ट्रीटमेंट हमारा एंटी डिप्रेसेंट ही स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसको लो डोज से स्टार्ट करते हैं, हमेशा लो से हम हाई की तरफ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का हाई डोज पे ही ट्रीटमेंट होता है, लो डोज से ही पेशेंट कुछ ठीक हो जाते हैं। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले ही जब हम इसको बंद कर देते हैं, तो कोशिश हमने यही करनी है कि ट्रीटमेंट उसका पूरा लें। ट्रीट 2 या 3 दिन मेडिसिन खत्म होने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि गैप ना आए। अगर बीच में ये गैप आ जाता है, तो जो केमिकल लेवल होता है सेरोटोनिन, डोपामिन का, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उसको संभालने में हमें 5 या 7 दिन लगते हैं। दूसरी बड़ी बात, जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, इनका जो असर आने में 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी शॉर्ट एक्टिंग कोई ना कोई क्लोनाज़ेपाम वगैरह देते हैं। तो पेशेंट्स को ये नहीं कि मैंने आज टेबलेट ली, जैसे कल ही फीवर ठीक हो गया तो अगले दिन ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट का असर आने में 7 से 10 दिन का स्टार्टिंग टाइम होता है। और डोज बढ़ाने में भी हम 15 से 21 दिन का टाइम लेते हैं। 2 से 3 हफ्ते ऐसे होते हैं कि उसके बाद हम सोचते हैं कि मेडिसिन बढ़ानी है या कोई और एड ऑन थेरेपी देनी है, उससे पहले नहीं होता। तो ये भी हमें काउंसलिंग करना होता है पेशेंट्स को कि एक बार थोड़े दिन ट्रीटमेंट रेगुलर लो,
ताकि ये नहीं है कि 2 या 3 दिन में असर नहीं आया तो हम फटाफट डॉक्टर चेंज करें या भाग के इधर उधर जाएं। वो टाइम हमें चाहिए होता है ठीक होने के लिए। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स को पहचानें, हमारे आसपास एनवायरनमेंट को, फैमिली को भी हम गाइड करें ताकि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। और टाइम रहते हम अगर उनसे बात भी कर लेते हैं, 5 या 7 मिनट वो सुसाइडल वाले पेशेंट से बात हो जाते हैं, माइंड वेंटिलेट हो जाता है, तो वो थॉट टल जाता है। और एक बार थॉट टल गया तो वो संभावना उसकी खत्म हो जाती है। थैंक यू। अब आप कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, पूरा डिटेल में समझाया सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि न्यूरो और साइकेट्रिक मतलब पेशेंट को कैसे पहचाने, कि मतलब वो बेहोशी में है कि उसका हाथ ऐसे करके पहचाने, या फिर कि एक होता है ना कि सर पैरालिसिस आ गया उसे, हो सकता है वो हम्म। साइकेट्रिक केस भी हो या फिर पैरालिसिस भी हो। तो सर हम्म। थोड़ा सा अभी इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा पहचान हम कैसे करें। देखो, सबसे पहले तो एज फैक्टर बहुत कॉमन होता है। ये तो हमें पता है कि कोई आपके पास लकवा या पैरालिसिस का पेशेंट आता है तो ज्यादातर लकवा या पेशेंट्स किसको होगा, लकवा या पैरालिसिस किसको होगा। पहली बात तो एज ग्रुप देखा जाता है कि एज आजकल देखा कि जो 50 से अबव है, 60 से अबव है एज उनकी। और दूसरा, कोई क्रोनिक बीमारी, जिनको भी लकवा या पैरालिसिस होएगा उनको बीपी की या ब्लड शुगर की हिस्ट्री होगी। इनका ट्रीटमेंट होएगा। जब आप अपने ओपीडी में हम लोग चेक करते हैं, वहां पर भी हमें उनका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, एज ग्रुप के साथ साथ कि कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर आप देखो कि कहीं ना कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं था। अगर स्ट्रेस फैक्टर है, एज उसकी कम है और पहले से कोई बीपी शुगर नहीं है, तो वो लकवा या पैरालिसिस का चांस नहीं होता। फिर दूसरा, पावर हम लोग देखते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाथ या पैर की पावर जो होती है वो आप खींच के देख सकते हैं। अगर पावर उनके अंदर है तो पैरालिसिस का पेशेंट नहीं है। उसको बुला के देख सकते हैं, अगर उसको बोलने में दिक्कत नहीं आ रही, देखने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, टंग उसकी इधर उधर नहीं मुड़ रही, तो वो पैरालिसिस के पेशेंट नहीं होते। लेकिन जो सबसे कॉमन तो यही होता है कि उसकी एज ग्रुप देखो, बीपी शुगर की हिस्ट्री लो। में अब मान लो आप 15 या 17 साल का बच्चा आ गया, उसमें कौन सा भी लकवा की शिकायत होएगी, या 22 या 25 साल तक की एज वालों में कौन सा बीपी शुगर होएगा। है ना। मैं ये नहीं कहता कि हो नहीं सकता, बट मैं ये कहता हूं कि हमें पता है कि 99% इस एज ग्रुप में तो भाई लकवा हो नहीं सकता। इतने साल अपने प्रैक्टिस करते करते ये तो पता चल जाता है कि ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है। है ना। तो और लकवे का दूर से पता चल जाता है कि पैरालिसिस या लकवा है, और आपने 2 या 3 टेस्ट किए थोड़े से पावर के और टोन के उसके, कि ये लकवा या उसका प्रेशर है, पेशेंट है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और अब हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं, चेक करके पूछ सकते हैं सर से क्वेश्चन। सर नमस्ते। हाँ पांड्या जी, नमस्कार। हाँ सर, एक ये बताओ कि सर ये एंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है। देखो, डिप्रेशन के ना टाइप्स बहुत अलग अलग होते हैं। रिएक्टिव डिप्रेशन भी होता है, एंडोजिनस डिप्रेशन भी होता है। तो एक चीज ये देखी जाती है कि जब कोई डिप्रेशन किसी कारण की वजह से आया है, मान लो कुछ दिन पहले उसकी लड़ाई होगी, आपस में लड़ाई होगी, किसी भाई से, बंधु से, फैमिली में लड़ाई होगी और उसके अंदर ये सिम्टम डेवलप हो गए, तो हमने कहा कि किसी रिएक्शन की वजह से ये चीज होगी, रिएक्टिव डिप्रेशन हो गया उसका। या हमने बोल दिया कि कुछ कोई फैमिली का कोई उसने वाद विवाद चला, या कोई लॉस हो गया, बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर था जो जिसकी वजह से ये चीज डेवलप होगी, तो हम उसको बोल देते हैं रिएक्टिव। और जब एंडोजिनस, मतलब उसमें केमिकल डिस्टरबेंस हुआ, फैमिली हिस्ट्री उसके अंदर से चली आ रही थी और उसकी वजह से कुछ टाइम से उसका मन थोड़ा उदास होने लग गया, पॉजिटिव फैक्टर, कोई ऐसा रिएक्टिव फैक्टर अपने को नहीं मिला, तब हम वर्ड उसको एंडोजिनस बोल देते हैं कि अंदर से ही आ गया ये, बाहर की कोई रिएक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। क्योंकि सर अपने आप हो जाता है, जो आदमी एकदम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी हम्म। एक्टिविटी, तो अपने आप भी सर डिप्रेशन आ सकता है। जैसे कि मतलब अंदर बीमारी की प्रक्रिया नहीं चल रही है, कोई घटना ऐसी बाहर नहीं हुई, यानी बाहर से रिएक्टिव नहीं है, तो उसको भी अपने आप डिप्रेशन आ जाता है सर। बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ, आप अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अंदर डिप्रेशन हुए, बड़े हाँ। बड़े सेलिब्रिटीज के अंदर डिप्रेशन हुए, डेवलप हुए, डायग्नोज हुए,
उनके अंदर तो अगर आप ले लो तो कोई ऐसा फाइनेंशियल सोशली कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन डेवलप हो गए, क्योंकि पहले ये माना जाता था आज से 40 साल 50 साल पहले तक कि कोई पॉजिटिव फैक्टर शायद ना हो, लेकिन अब ये क्लियर कट डेवलप हो गया है कि सेरोटोनिन, डोपामिन और नोर एड्रेनालिन का एक क्लियर कट रोल होता है कि उनका लेवल लो आ जाता है, और वो लो लेवल की वजह से ही अपने में डिप्रेशन डेवलप होता है, और एंडोजिनस में तो ये होता ही होता है, तो वो हो जाता है, मूड लो हो गया। अब मूड लो, अच्छा दूसरा एक बहुत बढ़िया पंडित जी, जब आपने बोला एक मेरी बात याद आ गई, जैसे जैसे अपना एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो अच्छा दूसरा साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इनके साथ साथ हमारा नॉलेज बढ़ने की वजह से भी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले 2 या 4 दिन बाद किसी का मन उदास भी हुआ तो चाहे वो अंदर रूम में पड़ा भी रहता, ठीक है ना, तो वो इतना सोचता नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, तीसरे दिन चौथे दिन उठ के काम भी लग जाता था। आज ये नॉलेज आने के बाद कि भी मेरा 2 दिन मन उदास हुआ नहीं, भूख खराब हुई नहीं, इससे पहले कहीं मेरे को डिप्रेशन तो नहीं चल रहा, कहीं मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी, वो जो नॉलेज है बीमारी के बारे में, गूगल हम सर्च कर लेते हैं, उन सिम्टम को हम कोरिलेट कर लेते हैं, तो वो एंजाइटी हम बिना मतलब की बढ़ा लेते हैं, और वो रियल में चीज डेवलप होने लग जाती है। तो फोबिया जो आजकल अपन चलता है, बीमारी का फोबिया सबसे बड़ी चीज है। कार्डियक फोबिया हो गया, गट का एपिसोड हो गया, कैंसर का फोबिया हो गया, लोगों में फोबिया इतना डेवलप हो गया है, गूगल सर्च कर करके वो उनका डोपामिन लेवल वैसे डाउन आता रहता है। इस वजह से ये बीमारियां आजकल और भी बढ़ी हैं। ठीक है, एक अच्छाई भी है, एजुकेशन है, ये जो मीडिया है, लेकिन उसका ये साइड इफेक्ट भी ज्यादा आते हैं, और हम उनको खुद पे लागू कर लेते हैं। सर डिप्रेसिव जो आदमी है उसको अचानक से कोई साइकोसिस हो सकता है सर, ऐसे वैसे घटनाएं ऐसे वैसे कुछ कर सकता है कि जिससे उसको साइकोसिस लगे, एकदम कोई ऐसी रिएक्ट हो सकता है कि वो साइकोसिस के साथ प्रेजेंट हो डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन जब अपने बात करते हैं ना, डिप्रेशन ये बहुत बड़ा डायग्नोसिस आगे चलते हैं। डिप्रेशन एक तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब एक होता है, जब माइल्ड में और मॉडरेट में तो हम उसको डिवाइड करते हैं विद सोमेटिक सिम्टम और विदाउट सोमेटिक सिम्टम। सोमेटिक सिम्टम का मतलब वो पेशेंट आपके पास आएगा, मन उदास है, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, कोई काम करने का मन नहीं करता, बस ये हो गया उसका बात। विद सोमेटिक सिम्टम का मतलब क्या है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, मेरे से उठने का मन नहीं करता, और तो ये सोमेटिक सिम्टम मतलब आपकी बॉडी के सिम्टम के साथ आएगा। ये तो हो गए माइल्ड और मॉडरेट के अंदर। जब डिप्रेशन सीवियर होता है, तो सीवियर के अंदर सोमेटिक सिम्टम की बात नहीं करते, तब हम करते हैं विद और विदाउट साइकोटिक फीचर्स। वहम करने लग जाए कि लोग मेरे से तो नहीं कर रहे, मेरे को आस पड़ोस वाले नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, तो कई बार आपके पास पेशेंट्स आता है, ये सीवियर डिप्रेशन का सिम्टम होता है, डिप्रेशन इतना बढ़ चुका होता है कि उसको शक्की हो जाता है, वहम करने लग जाता है, सस्पिशियस हो जाता है वो, और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तब हम उसको डायग्नोज करते हैं डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। तो तब आपके वाले ये जो आप कह रहे हो सिम्टम आते हैं, तब वो साइकोटिक सिम्टम के साथ हमारे पास आता है। एक चीज जो होती है, जब हमारे पास ऐसे उछलते कूदते आते हैं, आप कहते हो, उसको बोलते हैं एक्यूट साइकोटिक एक्साइटमेंट, हाँ जिसको जी। 4 लोग आपके पास पकड़ के लेके आ रहे हैं, 4 लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं, वो गाली निकालता आपके पास आ रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, खुद के कपड़े फाड़ रहा है, तो एक्यूट साइकोटिक एक्साइटमेंट के साथ वो हमारी एक इमरजेंसी होती है, जिसके अंदर हमें एकदम से, क्योंकि उसमें वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो साइकोटिक एक्साइटमेंट में हमें एकदम से इमरजेंसी केयर उनकी करनी पड़ती है। अच्छा सर एक थोड़ी सी बात और, एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयों में सर वो उसमें ऐसा ऐसा चलती है, एंजाइटी में बेंजोडाइजिपाम चलते हैं क्या सर? हम्म, किसमें? डिप्रेशन के अंदर एसएसआरआई देना होता है और एंजाइटी के अंदर सर एसएसआरआई भी बेंजोडाइजिपाम देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जो एंजाइटी वाला होता है, एंजाइटी वालों में देखो केमिकल का तो रोल प्ले सेम ही है, लेकिन एंजाइटी के अंदर जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर फीचर्स उसके पल्स ज्यादा है, उसमें घबराहट ज्यादा हो रही है, सांस उसके फूल रहे हैं एकदम से बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हमने जो एंटी एंजाइटी एक ग्रुप थोड़ा सा मेडिसिन का अलग आ गया है, बेंजोडाइजिपिन से एक बड़ा ग्रुप हो गया है। बेंजोडाइजिपिन के अंदर तो एंजियोलिटिक भी होते हैं, हिप्नोटिक्स भी होते हैं, सिडेटिव भी होते हैं,
तो उसमें जो एंजुलिटिक वाला ग्रुप है, एंजुलिटिक के अंदर क्लोनाजपाम आ गया, एटिजोलाम आ गया, ये वाले जो ग्रुप हैं ये हम शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ये इनका ज्यादा रोल होता है। और साथ में हम एंटी डिप्रेसेंट भी ऐड कर देते हैं लंबे टाइम के लिए, कि उसका मन खुश हो गया तो धीरे धीरे एंजाइटी के सिम्टम भी उसके ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी अशोक थैंक जी। यू सो मच सर। जी अशोक सर पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये कह रहे हैं सर, आप एक सिम्टम बताए अभी, जो जैसे किसी आदत को लेकर, जैसे मान लीजिए कि बार बार हाथ धोना या बार बार कोई चीज को छूना या सफाई करना, या कि जैसे कि एक हमारे यहाँ मतलब बचपन में 15 साल पहले हमारा एक मौसी का लड़का रहता था, पढ़ता था। तो मैं उसको जैसे कि हाथ उस साफ सफाई से नहीं धोता धोता था। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, इसको बढ़िया से धोया कर। अब क्या है, वो उसका आदत बन गया है। मतलब अगर ब्रश करेगा तो 2 घंटे ब्रश करता ही रहेगा। अगर हाथ धोगा तो मशीन, पहले कई बार मशीन धोएगा, वो मशीन धोएगा उसके। आप हो। हाँ हाँ, वो रिपीट करता है। और जैसे हम्म। मान लीजिए उसके भाई हैं, दो छोटे भाई हैं। तो एक चक्का जो आटा पीसने वाली जो चक्की आती है, उसको उन लोगों ने छू दिया। और जब से 2-3 साल हो गया, उसका रोटी खाता ही नहीं, बोलता है कि नहीं, मैं इसका रोटी का खाऊंगा ही नहीं। मैंने अशोक जी यही तो आपको बोला था कि एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। आपका बचपन कैसा गुजरा हुआ है, तो इसमें आपने खुद बताया कि आप उसको टोकते थे बार बार। अब वो आपकी स्ट्रिक्टनेस देखो आज ये हो गई है कि उसमें कुछ, ये नहीं मैं कहता कि 100% आपकी वजह से हुआ है, लेकिन ये भी है कि उसमें कुछ फैक्टर तो था, संभावना थी होने की, और कुछ आपके एनवायरनमेंट ने डेवलप कर दिया। बट अब वो चीजें ठीक हो सकती हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो अपने ठीक करेंगे उसको। नहीं नहीं, मैं सोचा कि अभी छोटा है, शायद अभी समझ नहीं रहा, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो मान लीजिए कि वो चीज समझ है। लेकिन 25-26 साल हो गए, अभी भी से बाल रहेगा बड़ा तो बड़ा ही रखेगा, मोबाइल चलाएगा। तो हम हाँ लोग तो जो शादी ब्याह करना है, तो हम ये हमको ही लोग दोष गंभीर देते हैं कि तुम्हारा ही गलती है सब। ये तो गंभीर अभी भी वो समस्या है। आदत है। नहीं नहीं, गंभीर समस्या, आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि शादी ब्याह करवाओगे तो फिर आगे लाइफ बहुत खतरनाक होने वाली है। आप हाँ शादी ब्याह करवाइए, वो आप ट्रीटमेंट करवाइए उसका, समझे बात को। जी 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 कई जी। पेशेंट्स ये ऐसे सर, ये होते हैं आपको, अशोक जी मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। अगर ओसीडी का पेशेंट है और वो ये सोचता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा, कुछ पेशेंट्स जी। हमारे ऐसे होते हैं कि अब मैरिज के बाद अगर मान लो वो टच ही ना करने दे अपनी वाइफ को, फिर वो कहेगा कि हाँ नहीं गलत है, बट गंदा हो जाऊंगा, तो लाइफ दोनों की हेल हो जाएगी। इसलिए उसका पहले जी। ट्रीटमेंट करवाइए अच्छे से, ताकि ट्रीटमेंट हो और ठीक हो जाए वो। एक चीज और सर, हमको मतलब कि ऑनलाइन जैसे मान लीजिए कि काउंसलिंग का जरूरत रहता है, तो क्या मतलब ऑनलाइन में उतना आप समय देंगे कि अगर पेशेंट को हम दिखा रहे हैं तो आप समझाने में बताने में उतना, मैं कंफ्यूज होता हूँ कि सामने से दिखाया जाए या फिर टेलीमेडिसिन से भी दिखा सकते हैं, या अपने अभी ठीक हो सकता है। अपने अशोक जी देखो, जो मैं कंसल्टेशन करता हूँ मैं बड़े आराम से करता हूँ, मैं पेशेंट्स को ऐसे जल्दबाजी में नहीं देखता। वो जितना जी पॉसिबल होता है मैं समझा भी देता हूँ। लेकिन जी जी स्पेसिफिक अगर काउंसलिंग सेशन की बात करते हो तो वो 30 से 40 मिनट का होता है। तो तीस जी से जी जी। चालीस मिनट का सेशन, या तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हम देते हैं, सेशन देते हैं, और ज्यादातर हो सकता है तो फिजिकली लो। ऑनलाइन का बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने स्क्रीन पे सामने बैठ के उतना इफेक्टिव नहीं रहता। ये जो पेशेंट बताए हैं, इसका सर कैसे ट्रीटमेंट होगा? दवा से हो जाएगा, काउंसलिंग भी करना पड़ेगा दवा साथ दे में? देंगे, दवा दे देंगे, आप मेरे को दिखा देना, कोई नहीं। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, सर थैंक यू सो मच नमस्ते सर। सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर? हेलो बताइए। सर। हाँ जी। सर आजकल बच्चों में जो है मतलब चिड़चिड़ापन और ये ज्यादा रहता है, मतलब वो पढ़ाई को लेकर, तो कैसे मतलब अनुमान लगाएं कि मतलब बच्चे मतलब डिप्रेशन में, एंजाइटी में है या ओसीडी में हो, कि मतलब कैसे पता लगाएंगे? आप बच्चों के पास आधा घंटा अगर बैठोगे, सबसे पहले बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया है, जो बच्चे कंपैरिजन अपने आप को करते हैं, है ना, वो अपने देखें कि उससे अपने जी थोड़ी सर। आदत आए। मैं ये नहीं कहता कि 100% ये चीज हट सकती है, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग खुद भी आजकल इतने एडिक्ट हो गए हैं, जी हम खुद ही नहीं मोबाइल छोड़ते। तो बच्चों को थोड़ा उसका आप परहेज करवाइए। और दूसरा ये कि उनको जी समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा आपका इरिटेट हो रहा है, उसको 10 मिनट अपने पास बिठाइए, इरिटेशन का कारण पूछिए, सर पे उसके हाथ रखिए। वो आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में हो सकता है चिल्लाए रोए, लेकिन आपको बताएगा जरूर। और ये रूटीनली करिए आप, डेली 15 मिनट आधा घंटा। आप आके ये नहीं कि मैं थका हुआ हूँ, ये मेरे को टाइम नहीं है, तुम लोग ब्लेम नहीं करना। ये आपकी पेरेंटिंग है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो हम उनके लिए एहसान नहीं कर रहे, ये चीज ध्यान रखना। हम ये नहीं कर रहे, आशा नहीं कर रहे कि भी आप हमारे लिए कुछ बड़े होके कुछ करोगे। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमने उनको पैदा किया है, तो हम पेरेंटिंग उनकी अच्छे से करें। तो हमारी पेरेंटिंग यही है कि हम उनको टाइम दें, उनका पूछें कि उनका स्कूलिंग लाइफ कैसी चल रही है, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा चल रहा है, किसी चीज में अगर मुश्किल आ रही है तो किस में आ रही है। अगर वो टाइम देंगे तो हम
उसको पहचान भी पाएंगे और उनको अपने सलाह भी दे पाएंगे। और ये भी ठीक है सोलंकी जी, कि बच्चों में होता है आजकल 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चों में भी ये इरिटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम आ रहे हैं। और उसका भी कॉज यही है कि जैसे जैसे अवेयरनेस सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी उस चीज के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो बुलिंग से बच्चा नहीं जा सकता। ज्यादातर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे जितने भी आए हैं आज तक 10 से 20 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं, मैंने बहुत सारा देखा है कि स्कूल एनवायरनमेंट के कारण, आसपास के बच्चों के बुली करने के कारण, क्योंकि बच्चे बालमन होता है, उनको नहीं पता वो किस तरीके से उस पर कमेंट कर दें, हाइट को लेके कर दें, कलर को लेके कर दें, कपड़ों को लेके कर दें, किस पे कमेंट कर दें, तो बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो उसका जो घुटना होता है वो बड़ों की तरह तो होगा नहीं। फिर वो हमारे निकलेगा कैसे? वो इरिटेशन के कारण निकलेगा। आएगा तो बिना मतलब के रोने लग जाएगा, बिना मतलब के चिल्लाने लग जाएगा, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है। उससे 10 मिनट अगर अपने देंगे तो वो चीज क्लियर हो। उसके लिए मेडिसिन चलाना जरूरी हो जाती है। उसके लिए मेडिसिन चलाना जरूरी हो जाता है सर। नहीं, मेडिसिन जरूरी नहीं है। उसके लिए सबसे मेडिसिन पहले देना जरूरी हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, अब अगर अगर आप बच्चे के साथ 10 मिनट बैठते हो, 15 मिनट बैठते हो, अगर सारी चीज सॉल्व हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको मेडिसिन दे ही दें। हाँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, वो रियल में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, तो थोड़े टाइम के लिए मेडिसिन दी जा सकती है। अगर उसका उसकी वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से, गुस्से की वजह से पढ़ाई उसकी खराब हो रही है, तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मुनेश सर, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम अपने जो वेबिनार रखने वाले हैं ना, एक जो आजकल ज्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सेक्सुअल डिसऑर्डर पे अपने रखेंगे। यस सर। मैं प्लान भी कर रहा था, उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, जो सोसाइटी में फालतू के ट्रीटमेंट भी हैं, ओल्ड एज में और क्या है, तो अपने बहुत सारा डायग्नोज वाली चीजें भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। अगले टाइम अपने उसको रखेंगे वेबिनार में। जी जी जी। तो मोस्टली सर किस वजह से होता है ये आधे हिस्से में ये लकवा होना? किसमें? ये एज यानी 60+ एज में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में। अरे, लकवा तो आपको पता है, लकवा तो 2 रीजन से होते हैं। या तो हिमोरेज का इम्पैक्ट है, या तो या तो उसके ब्लड की नस ब्रेन के अंदर फट गई है या ब्लॉक हो गई है। समझ रहे हो? तो जी दो की और जिस एरिया के अंदर होता है, मान लो वो दिखने वाले एरिया में, ऑक्सीपिटल एरिया में हुआ है पीछे, तो उसको दिखना बंद हो जाएगा। बोलने वाले एरिया, ब्रोकाज एरिया में हो तो बोलने में दिक्कत आएगी। जो एरिया कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है, मान लो, तो उसको लकवा, जिसको अपने कहते हैं, हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे। वो तो जिस जी एरिया में जी हुआ है उस एरिया के अंदर सिम्टम आने लग जाते हैं। जी जी। थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है मनीष जी। थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हो? हाँ जी सर, बोलिए, वॉइस आ रही है। हाँ सर, पहले तो मैं सुनील सर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बेटी को तबीयत ऐसा ही खराब था तो उनको दिखाया तो तब से बहुत आराम हुआ, अच्छा आराम मिला है। थैंक यू। दवा भी कंटिन्यू है। बोले कि चलिए नेक्स्ट टाइम जो वेबिनार रखेंगे तो सेक्सुअल डिसऑर्डर पे, तो उसी पे मैं कुछ बात करने वाला था। चलो पूछ सकते हो। हेलो। जी सर, पूछिए सर। आप क्वेश्चन पूछिए सर से। क्या हुआ? हेलो। हाँ सर, था कि कुछ 50 के आसपास वो बोलते हैं कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। हाँ आवाज सर, ये तो ईडी के बारे में पूछ रहे हैं सर शायद, नहीं? ईडी का अपने टॉपिक रखेंगे ना, ईडी का स्पेसिफिक रख लेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है यार। 20 चल ही रहा है। टॉपिक काफी लंबा है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। हम्म अपने सर बात करेंगे नमस्कार। इसका, ये एक घंटा अच्छा इसी अच्छा, की बात ठीक करेंगे। ठीक। संदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये ना मूड स्विंग के बारे में कुछ बताते।
हाँ वैसे आपने जो पेशेंट देखा था ना वो बहुत बेहतरीन, सबको आराम है एकदम। हाँ, ये मूड एक्सपीरियंस स्विंग जो बहुत आपने पूछा बढ़िया ना, था। ये बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक आपने पूछ लिया। अपने पास थोड़ा टाइम कम है आज। देखो, मूड स्विंग सबसे बड़ा जो अपने पर्सनल भी अपने बात देखें तो जो लेडीज होती है ना, लेडीज में जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, प्री जी मेंस्ट्रुएशन और पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, ये जो लास्ट के 10 दिन होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन आने वाला होता है और जाने वाला होता है, उसमें जी उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो मूड जी स्विंग होता है। मूड सर। स्विंग का मतलब या तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा या उदासी आ जाएगी। तो वो एकदम से अपने को ये समझना होता है। तो सब पहले तो खुद पे ही लागू ये चीज करो कि हम उनकी मेंटल हेल्थ को समझे, कि वो जो जी 5 या 10 दिन होते हैं उनके अंदर अगर उनको गुस्सा आता है, उनको चिड़चिड़ापन आता है, तो वो इनकी वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और हमें उनका साथ देना होता है, उनकी भावनाओं को समझना होता है। ये नहीं कि भी मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर ली, ऊंची आवाज जी में कैसे बात कर ली, या रोने वाली क्या बात होगी, तो ये मूड स्विंग होता है। तो जी सबसे ज्यादा उनमें कॉमन होता है। इसके अलावा जी आम इंसान के अंदर भी अपने मूड स्विंग तो नॉर्मल सी बात है कि अपने सर। एक इसको। एक मेरा दोस्त है, ठीक है ना, वो भी हम्म, जैसे पहले काफी अपने अपने काम में वो बहुत उसका मन लगता था। मतलब उसका भी मेडिकल स्टोरी है तो उसका काफी मन लगता था, मतलब साफ सफाई, मतलब जो भी है। अब सर ना वो उसका उसमें मन नहीं लगता है। पहले मार्केट में भी था, शेयर मार्केट वगैरह काम करता, उसमें भी उसका जी नहीं लग रहा। मतलब कह रहा है कि अजीब सा फीलिंग होती है यार, किसी काम को करने का मन नहीं करता। वही तो हो गया ना। वो मैंने उसका क्या मूड बोला बहुत था, स्विंग होता है। डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटीज। जितनी भी पहले की एक्टिविटीज थी उनमें उसका इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, तो इंटरेस्ट ही मतलब खत्म हो डिप्रेशन गया, चल रहा है। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, वो डिप्रेशन हो गया। तो उनको देखो, तभी तो हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग कम बात करते हैं, जानकारी नहीं है। तो उनको या फैमिली मेंबर को अपने को गाइड करना चाहिए कि ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। जी सर, जी सर। है ना। तो मैं दिखाता हूँ सर आपको, बाकी हाँ, जो कभी आपने दिखा लो। मरीज देखे जो भी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सर, सारे। थैंक यू जी आपके भरोसे के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। कि जैसे कि बच्चे रात में ना कि सोते समय उठ जाते हैं या फिर बोलने लगते हैं, मम्मी पानी दे दो, पापा पानी दे दो। तो सर ये किस कारण होता है स्लीप? ये देखो, छोटी उम्र के अंदर थोड़ा तो कॉमन होता है, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो अपना अवचेतन मन है ना, अनकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत स्ट्रांग चीज है। जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की रोड होती है। तो कहने का मतलब ये है, अनकॉन्शियस माइंड की रोड का मतलब कि दिन की जितनी घटनाएं होती हैं हमारे अवचेतन मन के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, रात को वो बैरियर हट जाता है अनकॉन्शियस माइंड से, तो वो फिर उस रूप में बाहर आती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक बच्चा है, उसको टीचर से डर लगने लग गया। उसको अपने फादर, दिन में उसके फादर ने उसको डांट दिया। अब जो उसका मन है वो अपने पापा को विलन तो बनाएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि रात को अपने वो सोचेगा कि मेरा पापा गंदा है, मेरे पापा बुरे हैं। तो रात को उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर शेर अटैक कर रहा है, मतलब जो फादर फिगर थी वो किस में चेंज हो गई, शेर के रूप में अटैक टाइगर। होगा, शेर बन गया वो। उसको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, शेर अटैक कर रहा है, जानवर आ रहा है। तो वो हो सकता है उसको डर के उठ जाए। तो इसका मतलब जो दिन की घटनाएं हैं वो मेंटल स्थिति पे उसके प्रभाव डालती हैं। उसकी वजह से ये सारी रात की घटनाएं होती हैं। पर ये कॉमन होती हैं, इसकी वजह से कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बच्चा समझदार होता है, ये चीजें बंद हो जाती हैं। ओके सर, हेलो थैंक यू सो मच। डॉक्टर। हाँ जी। हेलो। हाँ राजेश जी। हाँ सर, बोल रहे कि कभी कभी सर, जैसे आज या कल परसों, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कोई बात। हम्म, इस तरह बोलता है बिल्कुल ना, तो ये बिल्कुल। क्या? ये ना, जब अपने ये अपने टॉपिक बिल्कुल बंद होने वाला तब आप इतने अच्छी अच्छी चीजें पूछ रहे हो। ये मेरे भी माइंड से स्किप हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं ना, उम्र तो उसकी 35 साल होती है, कि मैं आजकल भूलने लग गया हूँ, मेरी याददाश्त कम हो गई है। तो बेसिकली याददाश्त कम नहीं होती है वो। एक बहुत ही बढ़िया फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। जिस इंसान को ये पता है कि मैं चीज भूल जा रहा हूँ, मैं चीज भूल गया, उसको भूलने की बीमारी नहीं है। समझ रहे हो यस। बात। आपको हाँ पता है कि आप, जैसे आप गए मार्केट के अंदर, कुछ सामान लेने जाना था और आप भूल गए, अब आप याद कर रहे हो, यार मैं क्या लेने गया था, भूल क्यों गया। तो आपको भूलने की बीमारी नहीं है। कमी कहाँ है, कंसंट्रेशन में। इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन बिगड़ी हुई है। आपके दिमाग में 10 स्टेप की चीजें चल रही हैं, मेरे मेडिकल पे क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, खेत में क्या चल रहा है, दोस्तों में क्या चल रहा है। तो वो जो मल्टीपल अपने स्टिमुलस होते हैं दिमाग में, उसकी वजह से कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। जिसको सच में भूलने की बीमारी होएगी, उसको कभी पता ही नहीं होगा कि वो भूल गया कैसे। जैसे ओल्ड एज के अंदर मान लो कोई अपने बड़े बुजुर्ग है, वो खाना खा लिया,
और वो भूल गए और उन्होंने आधे घंटे बाद फिर मांग लिया कि मेरे को तो भूख लगी है, खाना खिलाया ही नहीं। हम उनको कहेंगे कि आपको खाना खिलाया था, वो कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। ये डिमेंशिया होता है। तो जिसको ये याद है कि मैं चीज भूल रहा हूं, वो फॉरगेटफुलनेस नहीं है। तो इसलिए आज से निश्चिंत हो जाओ, आपको भूलने की बीमारी नहीं है। ठीक है। सर कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि कुछ ना कुछ लगता है भूल रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। हाँ, वो ये टेस्ट आपको टेस्ट बता दिया आज मैंने। ये जांचने का तरीका होता है। जिस पेशेंट ने भी आके हमें ये कह दिया कि डॉक्टर साहब मैं ना आजकल भूलने लग गया हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ चीजें भूल जाता हूँ, इसका मतलब उसको भूलने की बीमारी नहीं है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती समय दिया अपना, और सर इतने अच्छे से डिटेल से यहाँ पर समझाया है सभी हेल्थ पार्टनर्स को। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ ज्वाइन किए हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गुड सर, बड़ा इवनिंग। यूजफुल सेशन था सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके।